So mostly we will cover द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर हैं जो हम कवर करते हैं यूपीएससी के लिए। हिंदी के लिए जनसत्ता आती है, लेकिन जनसत्ता इज़ नॉट दैट मच कॉम्पिटेंट कि यूपीएससी का उस लेवल का हो। इंडियन एक्सप्रेस का ये पब्लिकेशन है, बट द मोस्टली वी विल फोकस ऑन द हिंदू। द हिंदू में एक इशू आता है लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा इंग्लिश भी साथ साथ पढ़ें। कोशिश करूंगा कि जो भी इंग्लिश का टफ वर्ड है आई विल राइट इनटू द पेपर इटसेल्फ, एंड वी विल ट्राई टू शेयर दिस न्यूज़पेपर कि आप लोगों के साथ इसको डिस्कस कर लें। द हिंदू का ये है कि एक इंटरनेशनल एडिशन आता है, जैसे एक दिल्ली एडिशन जो सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन उससे भी बेहतर होता है इंटरनेशनल एडिशन। ये वाला एडिशन है। इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, कंटेंट से फुल ऑफ कंटेंट होता है। बट द थिंग इज दैट कि हर पेज पे कंटेंट है, तो हम कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसको ही कवर करेंगे दैट इज रेलिवेंट फॉर यूपीएससी। पहले दिन हमने डिस्कस किया था कि कौन सा टॉपिक यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 टॉपिक हमने पहले दिन डिस्कस किया था कि 7 टॉपिक जो हमको कोर पे रख के पढ़ना है। 7 टॉपिक क्या था, एक बार आप लोग बोल दीजिए, रिवाइज करते रहें। जो यूपीएससी का सिलेबस है दैट शुड बी हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि प्रीलिम्स में ये पढ़ना है, मेंस में ये पढ़ना है। ओके, तो प्रीलिम्स में 7 टॉपिक जो टोटली बेस्ड है क्या है, प्रीलिम्स का पूछ रहा हूँ, नॉर्मल इट इज द पॉलिटी। एक एक करके मैं पूछूंगा, आप दो बता दीजिए, पॉलिटी एंड इकोनॉमी हो गया। आप बता दीजिए दो। ओके, हिस्ट्री, फोर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, आप बता दीजिए। जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट। एक टॉपिक आप बता दीजिए। पीएसआईआर तो यही हो गया ना, इंटरनेशनल रिलेशन जो एक और बचा, 7 हो गया। ये प्रीलिम्स का कोर है प्लस करंट अफेयर्स, दैट विल बी मतलब 95% सिलेबस यही है। रिमेनिंग यू हैव टू कवर फॉर द जीएस मेंस पार्ट में ये ओवरलैपिंग एरिया है। जैसे जीएस पेपर 1 में बोलूँ तो जीएस पेपर 1 में जो मेन है वो हिस्ट्री है एंड ज्योग्राफी है। मेंस में एक एडिशनल टॉपिक है, आप बता दीजिए क्या है। वो तो हिस्ट्री में आ जाएगा, वो भी हिस्ट्री में, वो भी तो हिस्ट्री का पार्ट है ना। हाँ, लेकिन सोसाइटी है जो, प्लस सोसाइटी हो गया जीएस, ये एडिशनल है। वैसे हिस्ट्री में सब आ जाएगा, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एवरीथिंग। जैसे आपने बोला कि वर्ल्ड हिस्ट्री इज एक्स। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी हो गया एंड आईआर हो गया, दो टॉपिक ये हो गया। एक और एडिशनल है, क्या है आप बताइए। जीएस पेपर 2 में जो मेंस का एक और टॉपिक एडिशनल है, गवर्नेंस है। ठीक है, प्लस हम गवर्नेंस अलग से पढ़ लेंगे। ओके, जीएस फोर्थ पेपर, हाँ हाँ, नहीं मैं जैसे कह रहा हूँ कि यूपीएससी का जो सेकंड पेपर है उसमें पॉलिटी आईआर और एक मेजर पोर्शन गवर्नेंस है, ये कंप्लीट बना देता है। एंड जीएस पेपर थर्ड में कौन सा पेपर है, एक की हो गया इकोनॉमी, थर्ड में हो गया साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट। इसमें और भी एडिशन है, क्या है एडिशन आप बताइए। एडिशनल है डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। ओके, साइंस एंड टेक तो ऑलरेडी है ही है, तो एडिशन में आ जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ओके, इस दो में वो हम कर लेंगे। तो जो मेन है जो प्रीलिम्स है, 80% प्रीलिम्स का रिपीट होगा, ओवरलैप है मेंस से।
एडिशन है, सिर्फ जीएस पेपर 1 में सोसाइटी ऐड कर देंगे तो जीएस पेपर 1 मेंस का हो जाएगा, गवर्नेंस ऐड कर देंगे तो जीएस पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऐड कर देंगे तो वो जीएस पेपर 3 हो जाएगा। सेपरेट पढ़ना है तो वो एथिक्स जीएस पेपर 4 होता है, वो टोटल सेपरेट होता है। अदरवाइज जो 3 पेपर है वो प्रीलिम्स से ओवरलैपिंग है। 80% ऑफ द सिलेबस जीएस पेपर 1, 2, 3 आप प्रीलिम्स के साथ चलेगा। एडिशन में हम ये जो छोटे छोटे टॉपिक है जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी ये ऐड करा के उसको अलग से कराएंगे, और एथिक्स का एक सेपरेट उसका अलग चलेगा क्लासेज। ओके, फिर एस से आता है। मेंस में क्या आता है? जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 प्लस एस से। एस से के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो जीएस पेपर 1 to 4 पढ़ेंगे जस्ट उसी का यूज करके एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको आंसर लिखना होता है। जीएस पेपर इस एस में 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन आजकल फिलोसफिकल पूछ रहे हैं। फिलोसफिकल मीन्स आपको एक टॉपिक का डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लिखना है। कोई भी टॉपिक जैसे वुमेन इंपावरमेंट पे आपका एस्से आ गया तो यू हैव टू राइट द हिस्टोरिकल फैक्टर। आपको जो जीएस पेपर 1 है 4 है वही यूज करके वो एस्से लिखा जा सकता है। आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखेंगे, सोशल पर्सपेक्टिव वुमेन का लिखेंगे, फिर आप ज्योग्राफी में उनका कहाँ का है कि ट्राइबल एरिया में कैसे उनसे ट्रीट किया जाता है, सिटीज में कैसे यूज किया जाता है, या डिफरेंट कंट्रीज में। आर यू गेटिंग ना? एस्से का सेपरेट नहीं होता। एस्से का 2-3 लेक्चर सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बता दिया जाएगा कि स्ट्रक्चरिंग ये होगा, बट यू हैव टू यूज द जीएस पेपर 1 to 4। फिर आप उसका वुमेन्स का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटी का फैक्टर ला देंगे, फिर गवर्नेंस में ला सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में उनका क्या स्टेटस है वो ला सकते हैं, फिर उनका इकोनॉमी में क्या है। आर यू गेटिंग ना? एस्से का डिमांड है कि योर आंसर शुड ब्रिंग द ऑल द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी ओवरऑल। जो जीएस पेपर 1 to 4 है, एथिकल पर्सपेक्टिव भी ला सकते हैं। तो you can write any of the essay with the use of GS paper 1 to 4. Just you have to know how you have to write the answer, this introduction, body part and conclusion. वो हम उस पे स्ट्रक्चरिंग का एक क्लास ले लेंगे। Is it clear? फिर होता है कि हिंदी एंड इंग्लिश 2 पेपर ये कंपलसरी होता है, जस्ट क्वालिफाइंग होता है। यू हैव टू गेट 1/3 मार्क्स ऑफ द टोटल। वो सिंपल हिंदी होता है। एक दिन उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे कि पेपर में शो करूंगा, वी विल डिस्कस दैट कि कैसे उसको करना है। ओके, फिर ऑप्शनल आता है। आपको जीएस पेपर जो 1, 2 है प्रीलिम्स का टोटल हम कवर करा देंगे, मेंस का भी कंप्लीट करा देंगे। वी विल कंप्लीट ऑल द एरिया एक्सेप्ट द ऑप्शनल। ऑप्शनल के लिए हम यहाँ पे वी विल गाइड यू टू हाउ यू हैव टू टैकल। अभी तो धीरे धीरे ये स्टार्टिंग है तो सिर्फ हम बेसिक ले रहे हैं, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हर क्लास के बाद आपको 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन प्रीलिम्स का दिया जाए और एक मेंस डेली बेसिस पे आप दें, सबमिट करें, इवैल्यूएट हो, फिर आपका उस पर डिस्कशन हो ताकि आपका जो आंसर राइटिंग हो अभी से इनकलकेट हो। जो मेंस होता है दैट इज द inculcating the habit of writing answer on a daily basis, so that will be main approach। अभी तो सिर्फ हम नहीं देखेंगे कि आपका क्वालिटी क्या है, 1 महीने तक सिर्फ आपको आंसर लिखना है कि लिखने के लिए। अभी आप ये मत जाइएगा कि क्वालिटी क्या है, कितने वर्ड में लिख रहा हूँ और कितने टाइम में लिख रहा हूँ। आधे घंटे में भी लिख रहे हैं तो आप लिखिएगा, अगर आपको 2 पन्ने में भी लिखा जा रहा है लिखिएगा, अगर आधे पेज में भी लिखा जा रहा है लिखिएगा। अभी ये नहीं देखना है कि क्वालिटी क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स क्या है, टाइम क्या है। अभी सिर्फ ये करना है कि हैबिट बनाना है। मेंस में लोगों का यही दिक्कत होता है, वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है। ये लगता है कि एक दिन सब जब कंप्लीट हो जाएगा 100% तब मैं लिखूंगा। और यूपीएससी का सिलेबस इतना वाइड एंड डीप है कि किसी का नहीं होता। जो टॉपर्स होता है उसको भी अगले में नहीं पता होता है कि प्रीलिम्स में पास होगा कि नहीं। आर यू गेटिंग ना? कि दिस इज सो अनप्रिडिक्टेबल एंड सो वास्ट। कुछ भी उठा के करंट अफेयर्स से पूछ देंगे। जैसे हर डेली हम देखेंगे करंट अफेयर्स की मैं क्लासेस लूंगा, आपको 7-8 टॉपिक का डिस्कशन कर लूंगा, तो डेली बेसिस पे वो इतना टॉपिक आता है। तो यूपीएससी वांटेड जनरल इंफॉर्मेशन विद द कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, जो आपका बेसिक्स हो वो थोड़ा सा क्लियर हो। ऐसा नहीं हो कि रिसर्च करना है। तो वी विल कन्फाइन आवर डिस्कशन टू द एज पर द डिमांड ऑफ यूपीएससी। ऐसा नहीं करेंगे कि हम पीएचडी कर रहे हैं। हम किसी भी टॉपिक पे सिर्फ लॉजिकल आंसर राइटिंग लिखना सीखेंगे। आर यू गेटिंग ना? और ना अगर ऐसा होता कि पीएचडी करके होता तो सारे पीएचडी वालों का सिलेक्शन होता। नॉर्मल आईआईटी से बीटेक किए होते हैं उनका भी होता है, जो नॉर्मल बीए किए होते हैं उनका भी होता है, और बहुत से ऐसे होते हैं पीएचडी किए होते हैं उनका भी नहीं होता है। क्योंकि यूपीएससी का डिमांड है कि जनरल स्पेसिफिक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। दैट विल बी आवर मेन एरिया। एंड न्यूज पेपर पढ़ते वक्त सिर्फ हम देखेंगे कि रेलिवेंट क्या है वही हम पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि 20 पेज का ये न्यूज होगा,
20 पेज पढ़ेंगे तो 5 घंटे लगेंगे। वी हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई कि कौन सा एरिया पूछा जा सकता है, कौन हमारे सिलेबस से रेलिवेंट है। वही मैं आज एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्लियरिटी होनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में आप ये जाने कि हमारा सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का, मेंस का। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कि प्रीलिम्स मेंस का सिलेबस क्या है। शॉर्ट फॉर्म में कम से कम सोसाइटी के अंदर मैं नहीं जाऊँगा कि उसमें वीमेंस का इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का क्या है, वो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए कि हिस्ट्री, society and geography is the part of GS paper 1. Polity, governance and international relation is the part of GS paper 2. Economy, science and technology, disaster management, internal security, they are and environment, they are the part of the GS paper 3. Ethics, ethics में काफी कुछ आ जाएगा। ethics में different type of the terms आएंगे। फिर case study आएगा, that will be part of the ethics. और essay क्या है? essay is aggregation of GS paper 1 to 4. जीएस पेपर 1 एंड 4 मिला के टोटल हमें अपना नॉलेज लगा के एक एस्से लिखना है। दैट इज द ओवरऑल सिलेबस। अभी वी विल स्टार्ट विद द अप्रोच कि जो पेपर पढ़ना है कैसे। जैसे फर्स्ट पेज है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंडीशन में, फर्स्ट पेज हमें देखना ही है। और जैसे फर्स्ट पेज में मुझे ये दिखा कि इसी बिगिंस वर्क ऑन द पोल इन जम्मू एंड कश्मीर एंड द 3 स्टेट्स। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे, जब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो मुझे लगा इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन इज द पार्ट ऑफ जीएस पेपर 1। हमें सिंपल क्या करना है कि ये किससे रिलेटेड है, थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए। तो दिस इज रिलेटेड टू द आर्टिकल 324 से स्टार्ट होता है, उसमें वो उसने बताया। तो थोड़ा सा एक बार देखना स्टार्ट करेंगे कि क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इनटू द इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324। ओके, अब ये जानना जरूरी है कि यूपीएससी पूछेगा तो पूछेगा कि किस किस का इलेक्शन वो कराता है। तो ये हमें पता है कि जो ये पार्लियामेंट के लिए होता है, और किसके लिए होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, दोनों। इसके सिवा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ऑल इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, टू द इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। थोड़ा सा देखते देखते हमें याद होगा, हमें याद नहीं करना है, चीजें दिमाग में होनी चाहिए, थोड़ा सा क्लियरिटी होना चाहिए। फिर जैसे इसी में ही है, यू विल सी दैट जो इसका सेकंड पार्ट है वो एलिजिबिलिटी बताता है, एंड थर्ड पार्ट बताता है कि इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट टू बी बेसिस ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइजी, एडल्ट सफरेज या एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्या है ये? अगर ये हम लाइन पढ़ के क्या देखते हैं, ये देख के हमें ये पता चलता है कि राइट टू वोट की बात कर रहा है। राइट टू वोट है ना, कि हर आदमी अगर एडल्ट है, ही इज एलिजिबल टू द फॉर द कास्टिंग वोट इनटू द इलेक्शन ऑफ दिस 4 एरियाज। ओके, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि यूपीएससी सिंपल उठा के पूछ देगा अभी, और वो माना गया था उस साल का सबसे कठिन है। लेकिन जिसको भी क्लियरिटी थी, देवर, ये 2017 का पेपर है। यहाँ पूछा, राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए फंडामेंटल राइट्स, नेचुरल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आर्टिकल किस में हमने देखा, 326 में साफ साफ लिखा है, आराम से आप टिक मार सकते हैं। आर यू गेटिंग ना, कि कैसे अप्रोच होना चाहिए, कि हमें सिंपल कॉन्सेप्ट को जानना है। न्यूज़पेपर का यही है, न्यूज़पेपर में एक दिन में आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। पीसीएस के लेवल पे ये पूछ सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार। जैसे आप अंडरलाइन कीजिए, 10 बार देखेंगे याद हो जाता है, याद करने की जरूरत नहीं है। ये जैसे 1 डे एग्जाम होता है या पीसीएस का एग्जाम होता है, उसमें ये 1 लाइन वाले क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन चेयरमैन है, इसका कौन प्रेसिडेंट है, ये सब चीजें। तो उसको भी हाईलाइट करते रहिएगा, कि ताकि पीसीएस का या 1 डे का एग्जाम है वो भी साथ साथ आपका तैयार होता रहे। ओके, ये वाला न्यूज देखे क्या लगता है, केजरीवाल टू रिमेन इन जेल एज हाई कोर्ट स्टे बेल ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कि अभी उनको बेल का जो ऑर्डर था उसको स्टे किया गया है। और अभी तो इसमें कुछ खास हमें उतना कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, ये नॉर्मल है, कल भी आएगा कि बेल मिला कि नहीं मिला, परसों भी नहीं आएगा, रिकरिंग है, रिकरिंग पे नहीं जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल। फिर नेक्स्ट पे आते हैं,
तमिलनाडु हुच ट्रेजेडी टोल टच 50 प्रो बिगिंस। ये भी नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे ये जो जगह का नाम है ये कभी यूपीएससी में पूछ सकता है कि न्यूज़ में ये जगह था, कहाँ से रिलेटेड है। तो एक बार जस्ट आप जाके गूगल मैप पे लोकेट कर लीजिएगा, जस्ट गूगल पे जाके इस जगह का नाम देख लेना, एक दिमाग में सेटअप होना चाहिए कि अच्छा तमिलनाडु के इस एरिया में तंजौर के पास है। ओके, तो जस्ट उतना ही जानना है, वो भी प्रीलिम्स के लिए दैट विल बी इम्पोर्टेंट। और खासकर जो यूपीएससी में 3-4 जो वो पैरा वो पेयर्स मिलाने के लिए देते हैं, वहाँ पे पूछ सकता है कि कई पेयर्स दे देगा या 3-4 जगह का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये न्यूज में थे, किस जगह से रिलेटेड है। ओके, ये पिक्चर देख के इंटरनेशनल योगा डे की बात हो रही है। थीम पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी इस साल का थीम है। कब से स्टार्ट हो गया है योगा, इंटरनेशनल योगा डे? 2014 से। ये 10th ईयर्स है। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। थीम यू हैव टू नोट डाउन, या कहीं किनारे ही बना के आपको कर लेना है। यहां पे आ रहा है कि पेटेंट फाइलिंग्स क्रेडिट बीबीआईएल एज इन्वेंटर ऑफ कोवैक्सीन ओमिट आईसीएमआर। यहाँ पे इस न्यूज में ये कवर किया है कि इन्होंने दो लोगों ने, दो कंपनी मिला के इस पे पेटेंट के लिए रिसर्च किया था और बनाया था, लेकिन अभी जो एज पर द जो डेटा आ रहा है उसमें सिर्फ बीबीआईएल की बात हो रही है। ओके, सो हियर भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड इसके नाम से है पेटेंट। तो यू शुड नो अबाउट द व्हाट इज द पेटेंट। पेटेंट क्या है? हाँ, पेटेंट ये है कि जैसे मैं रिसर्च करूं और कोई नया चीज डिस्कवर करूं या इन्वेंशन करूं, ओके, तो उसके बाद मैं इतना मेहनत करके जब रिसर्च करूंगा, मैं अपने जीवन के इतने टाइम दूंगा, इतने रिसर्च लगते हैं पेटेंट कराने के लिए। रिसर्च के लिए आपको काफ़ी रिसोर्स भी लगेगा, कोई आप मेडिसिन बनाते हैं, फिर 100 लोगों को हायर करते हैं, उसको लगा के टेस्ट करते हैं, उस पर देखते हैं कि साइड इफेक्ट क्या है, पहले थोड़ा सा डोज देते हैं कि कुछ साइड इफेक्ट हो तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आए, ऐसा नहीं हो हाई डोज दे दें डेथ हो जाए। बहुत रिसर्च में काफ़ी साल लग जाते हैं। आज गेटिंग ना कि वो 10 साल तक रिसर्च होता है, क्योंकि कभी कभी जो साइड इफेक्ट होता है कि अभी आपको कुछ इन्वेंशन हुआ, अभी लगेगा कि बहुत इफेक्टिव है, आपका अभी तुरंत बीमारी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट 10 साल बाद होगा कि आपका कुछ कहीं नसें हैं वहाँ पे जाम कर दिया, तो आपको कोई और जैसे हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो वो ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, लोगों को पैसा दिया जाता है, रिसर्च की पूरी वहाँ पे टीम बनती है, पूरा लैब बनता है और लोगों पे भी एक्सपेरिमेंट होता है, पहले एनिमल पे करते हैं, फिर ह्यूमन पे करते हैं। तो अगर मैं इन्वेंशन करके इतना अपना टाइम देता हूं तो मुझे भी अर्न करने का कुछ राइट होना चाहिए। तो उसके लिए वी प्रोवाइड द पेटेंट, कि मुझे अधिकार दिया जाएगा कि मैं उस दवा को सिर्फ मैं ही बेच सकता हूं, और किसी को लाइसेंस भी देना है तो मैं दे सकता हूं। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आपका पूरे हमेशा के लिए हो गया, क्योंकि आम जनता को भी तो जरूरत होगी, क्योंकि जब तक पेटेंट में रहेगा तब तक उसका कॉस्ट हाई लगेगा, क्योंकि मेरी मोनोपोली है तो मैं कितने भी रेट में बेचूंगा। सिर्फ एक आदमी कोई चीज करता है तो वो अपने अनुसार ही उसको सेल करता है। तो गवर्नमेंट ये भी सोचती है कि एक लिमिटेड टाइम के लिए कि आपने मेहनत किया तो आप कमा लीजिए, तो इसके लिए 20 ईयर्स दिया जाता है कि 20 ईयर्स आपकी मोनोपोली रहेगी, उसके बाद इस फार्मूला को कोई भी कंपनी यूज करके प्रोडक्ट बना के बेच सकती है। तो आप देखते होंगे कि जेनेरिक ड्रग्स आ जाता है बाद में, कुछ जो दवाएं होती हैं मेडिसिन, उसके कुछ इनिशियल स्टेज में काफ़ी हाई प्राइस होते हैं, लेकिन वो लाइसेंस से बाहर आता है, पेटेंट से बाहर आता है तो बहुत चीप हो जाता है। आर यू गेटिंग ना? तो ये इसीलिए पेटेंट के बारे में आपको जाना है। ये पेटेंट आ गया तो यहाँ पे इन्वेंशन हो रहा है, तो किसका पार्ट होगा, किस टॉपिक का पार्ट है? साइंस एंड टेक, जीएस पेपर 3। तो यू शुड बी क्लियरिटी। तो बस आपको इतना जानता है, यहाँ पे दिया हुआ है देयर इज द 2 टाइप ऑफ द पेटेंट, प्रोडक्ट पेटेंट एंड द प्रोसेस पेटेंट। प्रोडक्ट पेटेंट जैसे कि ये इस पे मेरी मोनोपोली हो जाएगी कि ये पेन सिर्फ मैं ही बेच सकता हूँ। प्रोडक्ट का हो गया, प्रोसेस हो गया कि जो बनाने का प्रोसेस है वो सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूँ। इंडिया में प्रोसेस का भी पेटेंट होता है और प्रोडक्ट का भी पेटेंट हो सकता है, दोनों। प्रोसेस भी कोई यूज नहीं कर सकता है और ना ही कोई प्रोडक्ट यूज कर सकता है, जब तक मेरे पास इसकी लाइसेंसिंग होगी, जब तक मेरे पास इसका राइट होगा। इज इट क्लियर? तो इससे लॉयलिटी आती है, उसी से लोग अर्न करते हैं, दैट इज द हियर। तो ये इसका मेन है, तो आपको इतना जानना है और इतना जानना है, दैट इज मेन थिंग।
अब देखिएगा उसके बाद स्टेट न्यूज आ जाता है। तो स्टेट लोकल लेवल पे न्यूज हमें नहीं करना होता कि लोकल लेवल पे क्या हो रहा है, जब तक कि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो तो हम मैक्सिमम न्यूज को छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे आया, ये भी स्टेट का न्यूज है, पुणे कार क्रैश, हाई कोर्ट टू पास ऑर्डर ऑन द प्ली टू रिलीज माइनर ऑन जून 25। इस केस में ऐसा हुआ है कि डेथ हुआ है कार एक्सीडेंट से। तो जो कार चला रही थी वो माइनर है, 17 ईयर्स की है, तो उस पर जो एडल्ट वाला है वो हम लॉ नहीं लगा सकते। और माइनर है तो होता है कि बच्चा था, अभी गलती हो गई, लेकिन डेथ हुआ है, दोनों केस सेंसिटिव है, सजा भी होनी चाहिए, ये भी बात है। तो यहाँ पे जो माइनर है उसको प्रेशर में आके उसको जेल में रखा हुआ है, फिर उसको जो चाइल्ड वाला वो होम होता है फॉर द रिहैबिलिटेशन, वहाँ पे रखा गया था। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे डिमांड आ रहा है कि उसको रिलीज करना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे एक वर्ड है हैबियस कॉर्पस, जो लड़की जिसको जेल में बंद करके रखा है, जो चला रही थी कार, उसको जेल में बंद करके रखा है। तो यहाँ पे जो उनके सपोर्ट में है वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं विद द हैबियस कॉर्पस। अब हैबियस कॉर्पस क्या होता है, दिस इज द ये रिट्स होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है टू चेक दैट वेदर दिस कन्फाइनमेंट जो उसको जेल में रखा गया है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। तो ये पॉलिटी का टॉपिक हो जाएगा। ये आर्टिकल 32 में डिफरेंट टाइप ऑफ द रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, और बाय द 226 इट इज गिवन टू द हाई कोर्ट। ओके, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि टू प्रोड्यूस बिफोर अस एंड वी विल टेस्ट दैट द कन्फाइनमेंट इज लीगल और नॉट, कि जो बंद करके रखा है वो लीगल है कि नहीं। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है लोकस स्टेंडाई। लोकस स्टेंडाई का मतलब होता है कि जब कोई सजा, कोई गुनाह करता है, जैसे मैं करूं या आप करूं या आपके साथ कोई अन्याय हुआ है, तो एक तरीका होता है कि आप खुद जाएं कोर्ट में और वहां पे कहें कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। ये हो गया लोकस स्टेंडाई, मतलब जिसके साथ अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, वही जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है लोकस स्टेंडाई। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया कि अब मानिए इनको जेल में बंद कर दिया, इनको लगता है कि मैंने गलत नहीं किया, या किसी ने जबरदस्ती इनको बंधक बना के रखा है, ये तो जा नहीं सकते, कोई और ही जाएगा ना। तो वहां पे लोकस स्टेंडाई का कॉन्सेप्ट हटा देते हैं। हैबियस कॉर्पस में ये होता है कि किसी को कोई बंधक बना के रखता है तो उसमें लोकस स्टेंडाई नहीं होगा, क्योंकि वो तो खुद तो जा नहीं पाएगा, वो तो कहीं बंद है ना, उस पर कोर्ट डिसाइड करता है। तो ये आप पढ़ेंगे आर्टिकल 32 में, इसलिए इसको यहाँ पे हमने हाईलाइट किया है, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि हम न्यूज़पेपर ऐसा चीज है कि 40-50% कवरेज जो सिलेबस का होगा इसी से होगा। ओके, समझ में आ रहा है अप्रोच कैसे करना है। अब फिर लगा कि आगे के जो न्यूज है वो उतने नहीं है, फिर यहाँ पे मुझे ये न्यूज लगा कि दैट इज इंपॉर्टेंट, विजिबल है। ये बोला कि कांग्रेस एलिगेशन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोटेम स्पीकर मिसलीडिंग, रिजिजू ने बोला है। तो यहाँ पे मुझे दिखा प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर पॉलिटिकल साइंस में का एक टर्म है, और दिस इज अगेन कम्स इनटू द पार्लियामेंट। प्रोटेम स्पीकर को बनाया जाता है टेम्पोरेरी पीरियड के लिए। जब इलेक्शन हो जाता है तो एक जो सबसे सीनियर मेंबर है उसको इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और वो जितने भी अदर मेंबर हैं उनको ओथ दिलाता है। और दूसरा चीज वो करता है, जो स्पीकर है उसका इलेक्शन करवाता है। तो ये ट्रेडिशनल है, कन्वेंशन है, उसका मेथड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे करना चाहिए, ये कन्वेंशन से हो रहा है। कन्वेंशन होता है कि जैसे मान लिया कि सबसे सीनियर मेंबर को हमने एक बार बना दिया, अगली बार भी ऐसे ही चूज किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। तो इस पर कंट्रोवर्सी हमेशा होता है कि एलिगेशन होता रहता है कि आपने तो सीनियर मेंबर हम में था, तो आपने अपने पार्टी का क्यों बना दिया। जैसे कांग्रेस ने यह एलिगेशन लगाया है कि जो सीनियर सबसे मेंबर है वो हमारे पार्टी के हैं, लेकिन आपने दूसरे को बना दिया। तो यहाँ पे यही डिबेट चल रहा है कि ऐसा पहले भी हुआ है कि यहाँ पे जो काउंट होता है वो कंजिक्यूटिव होता है, बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। जैसे इन्होंने सफाई दिया है कि देयर हैज बीन द मेनी ऑफ द प्रीवियस अपॉइंटमेंट, वहां पे कंजिक्यूटिव नहीं था, वहां पे वैसे कांग्रेस के टाइम में भी जो मोस्ट सीनियर थे उनको नहीं बना के किसी और को बनाया। वहां पे क्या लिया था, कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार वो एमपी बने हो, ब्रेक नहीं हो, उसको काउंट करेंगे। तो ये है। तो ये यूपीएससी पूछ सकता है कि प्रोटेम स्पीकर, अभी तक कन्वेंशन है कि वो सबसे सीनियर मेंबर होंगे, ओके, और वो टेम्पोरेरी पीरियड के लिए होते हैं, जस्ट फॉर द गिविंग द ओथ एंड द अपॉइंटमेंट इलेक्शन ऑफ द लोकसभा स्पीकर। ये दो चीजें बस पॉइंट आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट न्यूज जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, एलिफेंट्स इनटू द केरला सीक्स टू इंड मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो यहां देख के क्या लगता है, आप बताइए क्यों ये इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे लगा? ओके और ये एल फेंस जो है ये नई टाइप की टेक्नोलॉजी है फेंसिंग करने का। एक होता है कि हम तार या बाड़ा लगा के फेंस करते थे ताकि एनिमल ना निकले, यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। वहाँ पे अलार्म बजेगा जस्ट बाय द कैप्चरिंग द पिक्चर कि कोई, जैसे केरला में ये हो गया कि केरला में जंगल बहुत ज़्यादा है, जंगल के साथ वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आप जंगल में अंदर जाएंगे, जब आप जंगल में जाएंगे तो एनिमल आपके एरिया में घुसेगा, फिर कभी हो सकता है कि किसी को की जान चली जाए, किसी का सौंप तोड़ दे, तो ऐसे लोग गुस्सा के फिर एनिमल को मारना स्टार्ट करते हैं। आगे गेटिंग ना कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। अब एनिमल का भी तो दोष है नहीं, उनको तो लगता है कि अब हमारा आपने जंगल काट दिया तो वेयर आई शुड लीव, ही विल गो। तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए अभी बहुत ज़्यादा ये चल रही थी केरला में, कई डेथ हुआ था, वहाँ के लोग काफ़ी नाराज थे, काफ़ी प्रोटेस्ट भी चल रहा था। और वायनाड में हो रहा था, वायनाड ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्योंकि राहुल गांधी वहाँ से इलेक्शन लड़े थे, अभी उनकी सिस्टर लड़ने जा रही हैं, तो वहाँ पे ये काफ़ी पॉलिटिकल मैटर बन गया था। तो वहाँ पे एक नई फेंसिंग का इन्होंने कहा कि वहाँ पे कैमरा लगा लेंगे, ड्रोन का यूज करेंगे, ताकि जब भी एनिमल आता हुआ दिखेगा तो कैप्चर करके उस एरिया का जो पास है वहाँ पे अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा, या कोई अगर पर्यटक जो टूरिस्ट है वो जा रहा होगा उसको वो भेज देंगे। दैट इज ऑल अबाउट। तो इतना हो तो कभी इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन हो कि कैसे मैन एनिमल का एक सोल्यूशन है, तो आप ये लिख सकते हैं कि एल फेंसिंग इज वन ऑफ द वे। क्लियर? एक ये न्यूज, गुजरात हाई कोर्ट अलाउ नेटफ्लिक्स टू रिलीज मूवी महाराज। क्या देख के चल रहा है यहाँ पे? हो रहा है कि यहाँ पे वैष्णव पुष्टि मार्ग सेक्ट था, वो इसका विरोध कर रहा था। ओके, तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें कोई ऐसा रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने वाली बात नहीं है। तो वी शुड नो दैट कि व्हाट इज दिस वैष्णव पुष्टि मार्ग सेक्ट। तो ये कब इवॉल्व हुआ था? दिस वॉज इवॉल्व इन टू द 15-16 सेंचुरी, एंड वल्लभाचार्य जो थे उन्होंने इसका स्टार्ट किया था। तो यू शुड नो विद रिस्पेक्ट टू द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। यहाँ पे मैंने इसका पॉइंट बना लिया है 2-3, एंड यू हैव टू जस्ट, एंड इट वाज प्रिवेलेंट इनटू द असम। बेसिक इसका इंफॉर्मेशन क्या है? वल्लभाचार्य ने इसका स्टार्टिंग किया था। यूपीएससी पूछेगा तो यही पूछ सकता है कि इसका किसने स्टार्ट किया था। दूसरा ये पूछेगा कि किस एरिया में था, एंड तीसरा पूछ सकता है कि जो मोस्ट इनके गॉड है वो कृष्णा है। दैट शुड बी द मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि न्यूज में है दे कैन आस्क अंडर द आर्ट एंड कल्चर सेक्शन। तो हमें इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। तो अगर आप न्यूज पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके दिमाग में चलता है कि यस वैष्णवा पुष्टि मार्ग सम सेक्ट एंड आर्ट एंड कल्चर से, तो जस्ट आपको उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन का एक बार नोट्स बना लीजिए किनारे कहीं, एंड यू हैव टू जस्ट रिवाइज 1 or 2 टाइम्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेज होता है दैट इज एडिटोरियल। एडिटोरियल दैट वी विल डिस्कस ऑन ए डेली बेसिस। ये 4 एरिया है जिसपे हम मेंस आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसका जो यूज है वो सीसैट का जब पेपर होगा आपका, तो वहां पे एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, एक सेक्शन 30 क्वेश्चन आता है। शुड आई स्विच ऑन दिस एसी? एसी से थोड़ा आप लोग गर्मी लग रही होगी ना, ये बंद है एसी आई थिंक। जो सीसैट का पेपर होगा उसमें दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो एरिया है उसमें कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू रीड द पैराग्राफ एंड यू हैव टू राइट द आंसर, उसको टिक मारना होगा। तो अगर यहाँ पे वो चीज को दिमाग में रख के प्रैक्टिस करते हैं तो दैट विल बी मेक योर प्रैक्टिस बेटर फॉर द कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। सीसैट में नियर अबाउट 80 क्वेश्चन आएगा, 80 में 30 के अराउंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा, 30 आएगा, 30 नहीं 25-30 के बीच में रीजनिंग आता है, एंड 25 के आसपास
मैथमेटिक्स आता है। कट ऑफ जो जाता है वो 80 मार्क्स आता है। एक बार मैं फिर से डिस्कस करता हूँ सी सैट। सी सैट आजकल सबसे ज़्यादा सरदर्द बना हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि सी सैट हैज बिकम द बैरियर, कि उसी में लोगों का नहीं हो पा रहा है। टोटल 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, मार्क्स 200 है। वन क्वेश्चन इज फॉर द 2.5 मार्क्स। ये है, दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग। आपको जस्ट यू हैव टू गेट 66.66 मार्क्स, 1/3। ये आपको क्वालिफाइंग चाहिए। 3 सेक्शन है, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। 30 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के हैं, 25 के अराउंड में रीजनिंग एंड 25 मैथमेटिक्स। अब मैं ये एज्यूम करता हूं कि आप पेपर में गए, आपने सोचा कि मैथ करना ही नहीं है। यू आर जस्ट इन योर माइंड कि मुझे यही 2 अटेम्प्ट करके आना है, 55। मैं मान लेता हूं, या एज्यूम करता हूं कि आपने ये सोचा कि ये आई विल नॉट टच दिस सेक्शन। 55 को आपने एक माइंड में लेके यू वेंट फॉर योर, आपने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन। मैं मानता हूं कि आपने 55 में रीजनिंग के 10 क्वेश्चन नहीं आए, आप कॉम्प्रिहेंशन तो सब आप अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि उसमें से देख के ही आंसर नीचे करना है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ आपको निकालना है या कुछ भी। 30 + 15 टोटल आपने 45 ही अटेम्प्ट किए। ओके, 45 में अगर मैं बोलूं कि 36 आपके सही हुए एंड 9 गलत हो गए, अगर 2.5 का एक मार्क्स है, एक क्वेश्चन का मार्क्स है, तो टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए? आई थिंक 90। हाँ, इट विल बी 90। 9 गलत है, निगेटिव मार्क्स तो मिलेंगे आपको। कितना आ जाएगा? 82.5 आई थिंक। हाँ, लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था? ये तो मैं सी साइड का बोला हूँ, 66 आपको लाने थे। मैं ये एज्यूम करके जा रहा हूँ कि यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट एनी ऑफ द मैथमेटिक्स। लेकिन थोड़ा भी मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस होता है तो 3-4 क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। मैं मानता हूँ कि अभी डिफिकल्टी लेवल है, मानता हूँ 15 क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट आएंगे, लेकिन 4-5 क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सिंपली आप सिंपल कॉन्सेप्ट पे लगा सकते हैं। अगर नहीं भी आता है तो यू डोंट हैव टू वरी, यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग। और डेली बेसिस पे द हिंदू का अगर जो एडिटोरियल आप पढ़ते हैं और सिर्फ ये प्रैक्टिस करते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन का इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5-6 कीवर्ड्स हैं उसी पे बेस्ड आता है। जैसे कि पूछ लेगा कि इन्फरेंस क्या है, राइटर का एजम्पशन क्या है, मैसेज क्या देना चाहता है राइटर। और मोस्टली जो पैराग्राफ यूपीएससी भी पूछेगा वो द हिंदू से उठा के पूछता है, इंडियन एक्सप्रेस से उठा के पूछेगा, या तो किसी फिलोसफर का कोई थ्योरी टाइप का पूछेगा। आर यू गेटिंग ना कि क्या अप्रोच है? सी सैट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। मैं जितनी बार भी दिया हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उस पर है, जस्ट यही अप्रोच मेरा भी रहता था हमेशा कि आई हैव टू जस्ट अटेम्प्ट फॉर द कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग। और मेरा यही एम होता था कि 50 के आसपास करके आऊँगा एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी लाने की कोशिश करूँगा। और मोस्टली कभी भी दिक्कत नहीं हुआ, नॉट ए सिंगल चांस दैट आई डिडंट क्वालिफाई इनटू कंपनी दिस सी सैट पेपर। सी सैट का सिर्फ ये कि 2 घंटे जस्ट यू हैव टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग, एंड उसके मतलब एग्जाम के जस्ट 5-6 दिन पहले एक अच्छा प्रैक्टिस कर लेना होता है कि 5-6 साल का जो पेपर है यूपीएससी का वो सॉल्व कीजिए, एक आइडिया लगा लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड जस्ट यू हैव टू वो 2 घंटे जो सी सैट का होता है बिना डरे यू हैव टू जस्ट सॉल्व फॉर द 2 आवर्स विदाउट थिंकिंग अबाउट द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अगर आ भी जाए तो यू शुड इंजॉय कि ये छोड़ दूंगा, टाइम बचेगा, वो कॉम्प्रिहेंशन पे थिंक करूंगा 1 मिनट एक्स्ट्रा। दैट शुड बी द अप्रोच। और हम जब द हिंदू पढ़ेंगे वी विल ट्राई टू ब्रिंग दिस अप्रोच कि द हिंदू को हमेशा इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि उससे का जो क्या मैसेज आ रहा है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। अब ये आर्टिकल है टेस्टिंग टाइम, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीड एन ओवरऑल टू रीगेन क्रेडिबिलिटी। तो यहां पे ये जानना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, व्हाट इट्स डू। मेनली ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, और इन्होंने जो एग्जामिनेशन अभी हाल ही में कंडक्ट कराया है उसमें हमने देखा है कि मैक्सिमम इरेगुलरिटी, चीटिंग एंड करप्शन रहा है, और दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज़। तो पहली बात तो बेसिक्स आप जानिए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अफेयर्स के अंडर में आती है, और इट इज द व्हाट इज ऑटोनोमस बॉडी। ये अलग से ऑटोनोमस बॉडी है, और ये उनका एग्जामिनेशन कराती है। दिस इज द कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि क्या क्या अभी दिक्कत आई है, जैसे अभी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का करा, फिर यहाँ पे देखिएगा कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अभी और एग्जामिनेशन में जो इरेगुलरिटी रही है वो दी है। यहाँ पे देखिएगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसका स्टैंडर्ड अलग अलग रहा है। नीट के चांस में इन्होंने काफी विरोध किया कि नहीं, कोई रेगुलरिटी नहीं है, लेकिन अभी जो हुआ है कि यूजीसी नेट है, यहाँ पे ज़्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ, तब भी इन्होंने कैंसिल करा दिया। तो यहाँ पे ये दे रहा। फिर इन्होंने लास्ट में दिया है कि व्हाट शुड बी द मेन इशू। यहाँ पे ये बता रहे हैं, गवर्नेंस का मेंस का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये कहेगा कि जो हमारी इस टाइप की बॉडीज है उनमें ट्रस्ट एंड फेथ पीपल का या स्टूडेंट का नहीं हो पाएगा। तो उसका ये सब एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि कैसे इरेगुलरिटी आई है, जो स्टूडेंट होता है वो कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करने के बाद वो टाइम भी स्पेंड करता है, और उसके बाद ऐसा नहीं कि हर एक स्टूडेंट जो है वो कैपेबल है। बहुत से बच्चे लोन लेके करते हैं, उनके एक तरीके का बहुत क्रिटिकल कंडीशन होता है। ऐसे कंडीशन में जो टेस्टिंग बॉडी है, जो टेस्ट ये कंडक्ट कराती है, दैट शुड बी द फेयर, और ऐसा ट्रस्ट बनाने के लिए दैट हैव टू वर्क। तो यहाँ पे इन्होंने कंक्लूडिंग लाइन दे रखा है कि सम ऑफ द अपोजिशन लीडर भी इसका वो कर रहे हैं कि विरोध, क्योंकि ये काफ़ी ग्रेव मैटर हो गया, पॉलिटिकली इसका बेनिफिट भी हो सकता है इफ दे आर रेजिंग द ओके। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कैसे चीज़ें सही करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द न्यू कोल्ड वार। रसिया पैक्ट विद द नॉर्थ कोरिया विद विल डीपन यूएस टाइज इनटू द ईस्ट एशिया। तो ये क्या बोलता है, ये देख के क्या लगता है कि किस टॉपिक से एसोसिएटेड है? इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे बात हो रही है कि कोल्ड वार की पॉलिटिक्स फिर से स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि अभी देखते हैं कि जो रसिया, ईरान, चाइना ये एक कैंप बना रहे हैं, यूएस एंड इट्स एलाई अदर कैंप बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा कि जो इनके बीच में हुआ, एक पीसेस के लिए हम प्योंगयांग जो है कैपिटल ऑफ द नॉर्थ कोरिया दैट वी कैन लोकेट। ओके, तो ये पीसेस के लिए हो गया। फिर आगे जो यहाँ पे डिस्कशन है ये हो जाएगा मेंस के विद रिस्पेक्ट टू कि कैसे दोनों में क्लोजनेस बढ़ रहा है और पहले क्या रिलेशन रहा है। ऐसे नहीं है कि पहले से अच्छा है, यहाँ पे है कि पहले जो मॉस्को है, जो रसिया है, विरोध किया है नॉर्थ कोरिया का, जो उनका न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम था, उसका न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम था नॉर्थ कोरिया का, वहाँ पे विरोध कंटिन्यूअस कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद चेंज हुआ है, क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद यूएस ने सैंक्शन रसिया को किया। अब रसिया के पास ऑप्शन नहीं है, अब जब उसके पास ऑप्शन नहीं है तो वो क्या करेगा? दैट विल सोर्च फॉर द अल्टरनेटिव। और अल्टरनेटिव क्या होंगे? जो भी यूएस के सैंक्शन वाले हैं, ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया। ओके, सो दिस विल बी द ऑल दिस कंट्रीज। यहाँ पे एक पीसीएस के पॉइंट से ये ड्रोन है दैट इज फ्रॉम द ईरान, तो रसिया ने इसको बाय किया है, तो इसका नाम पूछ सकता है। ओके, यहाँ पे एक्सिस ऑफ अदर्स, वही बात हो रही है कि यूएस की एक टोली बन गई है एक्सिस ऑफ अदर्स, जिसका यूएस विरोध कर रहा है, तो ये यहाँ पे ये शो कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे हो गया कि जो डीन्यूक्लियराइजेशन की बात हो रही थी, जो हम नॉर्थ कोरिया, ईरान के साथ ये बात कर रहे थे कि उन्होंने जो न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम है वो कैसे छोड़ दें। अब जब रसिया खुद सपोर्ट करने लगा तो ये पॉसिबल है। पहले था कि पांचों जो P5 के कंट्रीज थे, P5 का मतलब परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अब रसिया ही जब सपोर्ट करने लगा तो अब वीटो करेगा कभी भी? ऐसे पांचों कर रहे थे तो यूएन में वीटो नहीं हो पाता, इनके पास वीटो का पावर होता है। वीटो का पावर का मतलब कि अगर वो ना कर दें और 100 लोग हैं और अगर किसी के पास वीटो का पावर है, तो अगर 100 में 99 हाँ बोल रहे हैं और एक ना बोल दे रहा है तो वो चीजें नहीं होगी। वीटो पावर का मतलब वो वीटो एक स्पेशल पावर होता है। ऐसे मेजॉरिटी में क्या होता है कि मेजॉरिटी है तो दैट विल विन, लेकिन अभी किसी के पास भी वीटो पावर है मतलब दैट बिकम द वेरी स्ट्रांग। उनका हाँ लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप जब डीन्यूक्लियराइजेशन की बात करेंगे तो आप ये वाला एग्जांपल दे सकते हैं कि क्वेश्चन अगर कभी पूछता है न्यूज़पेपर से, हम फॉर्डर पॉइंट लेते हैं कि 1-2 पॉइंट हर एक न्यूज से हम निकालते हैं, एंड दैट विल बी ए होल आंसर इनटू द योर क्वेश्चन।
जब भी कभी लिखना होगा तो न्यूज़पेपर से, और न्यूज़पेपर का ये पॉइंट काफ़ी इफेक्टिव होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो इवेलुएटर होता है, वो न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं। किसी कोचिंग का वो मैगजीन या किसी कोचिंग का नोट्स वो नहीं पढ़ते हैं। जो भी बनाते हैं, जैसे डीयू के प्रोफेसर बनाएंगे, जेएनयू के प्रोफेसर बनाएंगे, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर टॉप होते हैं यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं वो बनाएंगे, जो भी होगा, वो लोग क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं। और न्यूज़पेपर बिकम ए रॉ थिंग, कि वो जो पढ़ रहे हैं उनको अच्छा लगेगा, वो वैसा ही क्वेश्चन बनाएंगे। और दैट्स वाई द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड है वो द हिंदू या यही पढ़ते हैं, क्योंकि उनको एक इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, उसके बाद उनका लेवल वही हो जाता है कि उनको और पेपर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक होता है ना कि इस लेवल का मुझे चाहिए। तो न्यूज़पेपर इसीलिए द हिंदू को इतना सिग्निफिकेंट क्यों दिया जाता है? क्योंकि क्वेश्चन आप देखिएगा कई बार डायरेक्ट इसी से आते हैं मोस्टली। अगर सिलेबस भी कोई डिसाइड करेगा तो कहीं ना कहीं द हिंदू से वो निकाल के पूछेगा। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पॉलिटी के भी क्वेश्चन आए तो कहीं ना कहीं वो चीज़ न्यूज में रहा होगा कुछ दिन के लिए। जैसे गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया या किसी स्पीकर से ही रिलेटेड पूछ दिया, तो उसका बेस क्या रहेगा? न्यूज़पेपर। जैसे अभी प्रोटेम का डिस्कशन चल रहा है, हो सकता है प्रोटेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे, और पूछा भी है यूपीएससी ने। ये क्लियर हो रहा है ना कि इसमें हमने क्या क्या देखा कि एक चांस है कि न्यू कोल्ड वार के चांस है, और इस न्यू कोल्ड वार में दो कैंप है, वो अदर्स हैं। अदर्स कौन है? एक्सिस ऑफ अदर्स कौन है? दोज हु हैव बीन सैंक्शनड बाय द यूएस एंड द वेस्टर्न पावर एंड वेस्टर्न ब्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ द नाटो। नाटो उनका मेन डिफेंस हो गया, एंड दैट्स वाई द पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा है। दैट इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ जो हम लेंगे दैट इज द मैंडेट फॉर न्यू इकोनॉमिक अप्रोच। तो यहाँ पे है, इन्होंने इस आर्टिकल में ये कहा है कि अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसका बीजेपी पे क्यों निगेटिव इम्पैक्ट आया है। तो इन्होंने कुछ गलतियाँ काउंट कराई हैं, जैसे कि एक फूड इन्फ्लेशन था, फिर इन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट का स्ट्रेस था, एंड मोस्टली जो रूरल एरिया में लोग हैं उन्होंने जाके अगेंस्ट में वोट दिया है। फिर इन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं कि क्या क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला है कि फूड एंड एग्रीकल्चर में जो है, जैसे यूनाइटेड नेशन का एस्टिमेट बताया कि नियर अबाउट द 75% जो पॉपुलेशन है उसको हेल्दी डाइट नहीं है। तो व्हाट वी शुड डू कि जो इन्फ्लेशन फूड में है, जैसे उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर पल्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, या लास्ट 5 ईयर्स में जो दाल है वो गरीब के लिए प्रोटीन का मेन सोर्स होता है, और कंटिन्यूसली जो दाल का रेट है हाई रहा है कंटिन्यूसली। तो कहीं नहीं गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दिस, जो अभी का एम होना चाहिए दैट शुड बी ऑन देयर। और जो ये फूड होता है कहीं ना कहीं हेल्थ से भी रिलेटेड होता है। यू आर हेल्दी ओनली व्हेन यू आर टेकिंग ए हेल्दी डाइट। तो उन्होंने कहा है कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट को इस पे भी वर्क करना चाहिए। फिर इन्होंने यहाँ पे दिया कि गवर्नमेंट का जो अप्रोच रहा है ट्रांसफर ऑफ द मनी एंड ट्रांसफर ऑफ द कैश, जो लास्ट कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि सिर्फ इस पे नहीं होगा, कुछ चीज़ें और होनी चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, और एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पे एक नया कोई कंपनी आ रहा है तो उसको नया बिजनेस करने में सहूलियत हो। दैट हैज बीन डिस्कस हियर। यहाँ पे उन्होंने कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो जरूरी है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमेशा डिमांड के बेसिस पे होता है, उसको जब बेनिफिट होगा तभी वो स्टार्ट करेगा। और ऐसे केस में गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर को वहां पे अप्रोच लाना चाहिए, वहां पे स्टार्ट करना चाहिए। आर यू गेटिंग ना? जैसे अब रूरल एरिया में कोई अगर ऐसा चीज है जो एक आम जनता नहीं खरीद सकती है तो प्राइवेट वाला क्यों जाएगा? प्राइवेट तो वही जाएगा ना जहां उसकी सामान बिके। जैसे उसको अगर प्राइवेट सेक्टर किसी एरिया में जाके पेन बेचता है और क्वालिटी अच्छा बनाने के लिए वो 50 रुपए का होता है, और वहाँ के लोगों की पेन खरीदने की कैपेसिटी जस्ट 10 रुपीज है, तो वो 40 रुपीज नहीं कर सकते हैं ना। या हेल्थ में ही है, कोई ऐसा डाइट है जिससे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, जैसे कि आयरन फोलिक जो होता है फॉर द एनीमिया। एनीमिया को जब एनीमिया औरतों में ये काफ़ी प्रिवेलेंट है, उनमें जब ब्लड एंड इसकी कमी हो जाती है दिस आयरन, तो वहाँ पे हम आयरन फोलिक एसिड देते हैं, वो टैबलेट आता है। अगर उसका कॉस्ट हाई हो तो वो वीमेन रूरल एरिया में तो नहीं खरीद पाएंगी, प्राइवेट वाला नहीं जाएगा। तो ऐसे केस में
जो पब्लिक सेक्टर है उसको जाना चाहिए. दैट इज द मेन थिंग हियर इट हैज बीन मेंशन. फिर इन्होंने बोला कि relentless rise in the price of the staple food, and this is the sign of the underdeveloped countries. जो अगर जो कंटिन्यूसली जो स्टेपल फूड क्या होता है, जो मास लेवल पे कंज्यूम हो, जैसे कि सीरियल हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये स्टेपल फूड है और यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, राइज नहीं होना चाहिए. और इंडिया में जो कंडीशन ये है कि लोगों में इतनी कम इनकम है कि अगर आदमी 2000 कमा रहा है तो उसका 1000 फूड पे जाता है. जो डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्री में दिस इज जस्ट 10%. वो बाकी एजुकेशन पे खर्च करता है, बाकी अपने लिविंग स्टैंडर्ड पे खर्च करेगा, बाकी और स्किल सीखने में करेगा. अब जब इंसान 100 में 50 रुपये सिर्फ खाने पे दे रहा है तो वो और एरिया में क्या करेगा. बाकी हेल्थ पे भी काफ़ी खर्च हो जाता है क्योंकि हेल्थ सिस्टम का इतना अच्छा पब्लिक हेल्थ सिस्टम नहीं है. तो यहाँ पे इन्होंने बोला है दैट शुड बी द हियर गवर्नमेंट शुड नीड टू वर्क. ओके, तो मेनली यहाँ पे ये है कि सेल्फ सफिशिएंसी की बात हो रही है. एंड फिर उन्होंने बोला कि फ्रूट एंड वेजिटेबल का भी इश्यू आ रहा है. और यहाँ पे इश्यू इसलिए नहीं आ रहा है कि प्रोडक्शन कम है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो कोल्ड स्टोरेज है दैट इज वेरी लो. यहाँ पे देखिएगा कि कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहे हैं कि इट इज लैकिंग द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी एंड द ट्रांसपोर्टेशन. क्योंकि सब्जियां 2-3 दिन में सड़ जाती हैं. आपको या तो 2-3 दिन में कंज्यूम कीजिए, नहीं तो आपके पास कोल्ड स्टोरेज हो और फास्ट ट्रांसपोर्टेशन हो. यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है. दैट इज़ वेरी कॉस्टली. जो रेल है काफ़ी डीले से उनका डिलीवरी होता है. जो रोड है वो भी कहीं कहीं अब बने हैं, लेकिन मोस्टली रूरल एरिया से जो मेन कनेक्टिंग एरिया है, जो सेकेंडरी लाइन्स है वो अच्छे नहीं है. हाईवेज तो बना दिए हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है हाईवेज के किनारे हो रहा है, वो किसी रूरल एरिया में होता है. वहाँ से प्रोडक्ट लाना है तो यू नीड टू कनेक्ट विद द सेकेंडरी लाइन्स ऑफ रोड. समझ में आ रहा है? क्योंकि ये मैं ये कर रहा हूँ अभी, आप लोगों का नया है तो थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा. नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आस्क मी. हाँ, इसका नोट्स का और नहीं टेंशन है, ये इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू. ये आपको जैसे ये है नोट्स आपको इट विल बी गिवन. ये है कि ये आपको खुद से पढ़ने का प्रैक्टिस करना है. तो धीरे धीरे अभी वी विल गाइड यू टू हाउ यू हैव टू अप्रोच. ऐसे देख के नहीं समझ में आएगा कि न्यूज़ में क्या पढ़े. यहाँ पे जस्ट वी आर गाइडिंग दैट द हाउ यू हैव टू अप्रोच, व्हाट आर द एरिया यू हैव टू फोकस अपॉन. कि ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है या इकोनॉमी है जीएस पेपर 3 में पार्ट है. और कभी भी एग्रीकल्चर से जब क्वेश्चन आएगा तो यू शुड नो द इशू. तो जो कोल्ड स्टोरेज का ट्रांसपोर्टेशन का इशू है वो एग्रीकल्चर में है, क्योंकि लिंकेजेस नहीं है. यू कैन राइट. जो हमारे इन्फ्लेशन का इशू है वो है एग्रीकल्चर में. जो हमारा जो सब्सिडीज है और जो एक्सपेंडिचर रेशियो है काफ़ी हाई है. एक्सपेंडिचर ऑन द फूड इज द इशू ना. नॉर्मली इतना इनकम होना चाहिए कि जो फूड एक्सपेंडिचर जो माना जाता है डेवलप्ड कंट्री में वो 10% होता है. कि आदमी 100 रुपये कमाता है, 10 रुपये वो फूड पे खर्च करता है, बाकी वो एजुकेशन पे, स्किलिंग पे एंड ऑन अदर एरियाज पे करता है. तो ये भी एक पॉइंट आ रहा है, तो उसको हाईलाइट करके आपको भी पढ़ना है. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टडी यू हैव टू हाईलाइट दैट एरिया कि वो मुझे पॉइंट मिल रहा है, आई विल राइट इनटू द मेंस. फिर यहाँ पे इन्होंने न्यू इशू उठाया है कि इंडियन रेलवे का है. माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो गवर्नमेंट का फोकस था वो वंदे भारत या बुलेट ट्रेन पे था. और जो नंबर ऑफ रिजर्व सीट इनटू द नॉर्मल एसी एंड स्लीपर था वो कम हुआ था. और वहाँ पे लोगों का नीड बहुत ज़्यादा था. आम जनता देखिए सिर्फ 10% है दे आर कैपेबल ऑफ द ट्रेवलिंग इनटू द एसी और द 2 टीयर्स 3 टीयर्स एसी. नॉर्मल लोगों का क्या प्रेफरेंस है, या तो वो जनरल में जाते हैं या तो स्लीपर में जाते हैं. आप वंदे भारत का इंक्रीज कर रहे हैं. ओके, मैं गवर्नमेंट को नहीं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ये आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा व्यू नहीं है. दिस इज द फ्रॉम द दिस राइटर. ठीक है ना. ये इन्होंने बोलना है कि यहाँ पे इन्होंने वंदे भारत बढ़ा के रखा है और इन्होंने बुलेट ट्रेन की बात की है, जहाँ पे हमें नीड थी कि जो नॉर्मल स्लीपर क्लास होता है और पैसेंजर क्लास होता है उसको इंक्रीज करने का, उस पर ध्यान नहीं दिया. ओके. फिर इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो मेगा सिटीज में है वाटर सप्लाई का सिचुएशन काफी वर्स है. बेंगलोर में आप देखिएगा, न्यूज पढ़ रहे होंगे, डेली वहाँ पे क्राइसिस हो रहा है. बेंगलोर में, दिल्ली में पानी ही नहीं मिलता है. आई हैव फेस माई, मैं दिल्ली में था, मैं खुद इशू फेस कर रहा था. मुझे एक बार लास्ट टू लास्ट ईयर 10 दिन में पानी दूसरे अपने ओनर के वहाँ से लेके आया था. आर यू गेटिंग ना.
पानी ही नहीं आ रहा था 10 दिन तक वहाँ पे सप्लाई, फिर पानी भी आता था तो वो जो गटर वाला है वो कई बार दे देते थे। और इसका ये है कि कुछ इंटर स्टेट लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, जैसे हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, जो कनाल है जो वहाँ से जो रिवर होता है वो क्रॉस करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है। आर यू गेटिंग ना? नेपाल से होकर यूपी में आएगी, यूपी से होकर बिहार में जाएगी, फिर बंगाल में जाएगी, फिर जाके बे ऑफ बंगाल में मिलेगा। दिस इज द सिस्टम। अब ऊपर वाला स्टेट मैक्सिमम कंज्यूम कर लेगा डैम बना के, कैनाल बना के, तो नीचे वाले कैसे रिसीव करेंगे? तो यहाँ पे दिल्ली के साथ इशू है कि हरियाणा और उनके साथ टसल है। ओके, तो यहाँ पे जो वाटर सप्लाई है दैट इज द इश्यू, और ये मेगा सिटीज में खास करता। ओके, गवर्नमेंट ने एक्सप्रेसवे एंड डिजिटल स्टैक की बात की, ठीक है, उसकी नीड है, लेकिन मेन नीड जो था उन्होंने कहा कि ऐसा नीड था कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड एंड जो नॉर्मल प्रोड्यूसर है उनकी थी, और उनकी जो नीड थी, जैसे ऑलरेडी हमने बात किया है कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अगर नहीं हो तो बिजनेस नहीं चलता है, उनको प्राइवेट जनरेटर लेना पड़ता है, और इतना अगर आप प्राइवेट जनरेटर लगा के एक्सपेंड प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट राइज करेगा, आप कॉम्पिटेंट नहीं रहेंगे। आप मानिए नॉर्मल गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी लगा के ये बॉटल में पानी का प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये बड़ा 6 रुपए का, जब जनरेटर लगा के कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कम से कम 2 रुपए बढ़ गया, तो वो हो जाएगा 6 की जगह पे 8 रुपए। तो जब आप मार्केट में जाएंगे जो फॉरेन से ला के बेच रहा है और उसके वहाँ इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है तो वो ज़्यादा डोमिनेंट होगा ना, इंडियन प्रोडक्शन नहीं जीत पाएगा। तो दैट इज द इशू, और अगर प्रोडक्शन यहाँ का कॉम्पिटेंट नहीं है तो जॉब कैसे क्रिएट होगा? तो ये राइटर ने यहाँ पे ये बोला है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज, मतलब ये आप इकोनॉमिक का एक होलिस्टिक आप कई पॉइंट्स इससे ले सकते हैं। अगर इसी को आप 5 बार पढ़ते हैं, मैं याद करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे हाईलाइट करके अगर 5-6 बार ये न्यूज आते रहते हैं आर्टिकल, तो वो आपका नेचुरल आंसर राइटिंग होने लगता है। जब भी आप जाएंगे लिखने तो 3-4 पॉइंट तो आएगा कि ये इशू चल रहा है इस एरिया में। तो दिस इज द वे वी विल स्टडी द न्यूज़पेपर ऑन ए डेली बेसिस। कोशिश करेंगे कि आधा घंटा 1 घंटा के बीच में न्यूज़पेपर का हम डिस्कशन करें। ग्रेजुअली द टाइम विल रिड्यूस, पहले तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि मुझे हर चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एंड वी विल ट्राई टू नोट डाउन द दीज पॉइंट्स, एंड बिसाइड दैट हमारा कोशिश होगा कि जो उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको दे दिया जाए, एंड दैट विल बी प्रोवाइडेड इनटू द पीडीएफ फॉर्म। आप उसका प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं, और एक पीडीएफ फॉर्म में भी आप एक सेपरेट बना के कर सकते हैं। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, इसके बाद कंक्लूड करूंगा, मुझे पता है टाइम काफ़ी हो गया। ये बोल रहे हैं कि ये प्रोग्रेसिव इंडियन पॉलिसी ऑन द म्यांमार आउटलाइंड। तो ये देख के क्या लग रहा है? फ्रॉम विच टॉपिक दिस इज? फिर से सामने लाता हूं। ए प्रोग्रेसिव इंडियन पॉलिसी ऑन म्यांमार आउटलाइंड, ये देख के ये लग रहा है कि दिस इज बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार। म्यांमार इज अ कंट्री जस्ट बॉर्डरिंग विद इंडिया, जो ईस्टर्न साइड पे है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे। ओके, वहाँ पे इस समय डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री रूल कर रही है, और इंडिया का अप्रोच ये रहता है कि कहीं ना कहीं हम रिलेशन, अब मिलिट्री रूल है, फिर वहाँ की जनता है, अब मिलिट्री रूल है तो आपस में लड़ाई तो चल रही होगी ना, जनता की चुनी हुई तो गवर्नमेंट नहीं है, तो कहीं ना जनता एक तरफ खड़ी होगी और मिलिट्री दूसरी तरफ। अब इंडिया का समस्या ऐसे कंडीशन में ये आ जाता है कि मैं मिलिट्री को अगर सपोर्ट करता हूँ तो अनएथिकल हो जाएगा कि आप तो डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं, जनता वहाँ की खिलाफ हो जाती है। अगर आप जनता के सपोर्ट में जाते हैं तो मिलिट्री आपके खिलाफ हो जाती है, और मिलिट्री चाइना से रिलेशन अच्छा करने लगती है। हमें बैलेंस करना है, हमें ऐसा देखना है कि चाइना के ज़्यादा क्लोज ना जाए, और हमें जो लोगों का सेंटीमेंट है उसको भी सेटिस्फाइड करना है। तो ये पूरा आर्टिकल यही बात कर रहा है कि जो इंडिया का अप्रोच अभी क्या है, इन्होंने कहा है कि इंडिया का जो अभी अप्रोच है हम मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे हैं चाइनीज एंगल के कारण, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है, प्रो डेमोक्रेसी रेजिस्टेंस मूवमेंट है, वो कहीं ना कहीं निगेटिव सेंटीमेंट जा रहा है इंडिया के खिलाफ। तो इन्होंने कई मेथड बताया कि कैसे इंडिया का अप्रोच होना चाहिए। पहला बात उन्होंने बोला है कि इंडिया शुड यूज इट्स क्रेडेंशियल एज द लार्जेस्ट फेडरल डेमोक्रेसी। इंडिया के पास क्या है? फेडरल डेमोक्रेसी है। देखिए, मिलिट्री सपोर्ट या जो प्रोडक्ट या कैसे भी सपोर्ट है, जो मिलिट्री वेपन्स चाइना भी देगा, इंडिया भी देगा, तो इंडिया चाइना बराबर हो गए। अगर म्यांमार को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमने कहा कि चाइना भी वेपन्स दे रहा है, हमने भी वेपन्स दे दिया, तो बराबर हो गए।
लेकिन जो फेडरल डेमोक्रेसी है वो चाइना के पास नहीं है, इंडिया के पास है। चाइना तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक कम्युनिस्ट रूल है, कहीं ना कहीं उसको डिक्टेटरशिप से कंपेयर किया जाता है। टोटलिटेरियनिज्म जो होता है कि वहां पे ओनली वन पार्टी इज रूलिंग विद द फोर्स एंड पावर। तो यहाँ पे इंडिया का फेडरल डेमोक्रेसी है, क्योंकि जो एंटी गवर्नमेंट एंटी मिलिट्री फोर्स वहां पे लड़ रही है मिलिट्री से, वहां पे मेनी स्टेट के हैं। चीन प्रोविंस वहां पे भी है, एक चीन प्रोविंस है म्यांमार में, एक राखिने है। ओके, देयर आर अदर प्रोविंसेस, सो दे हैव फॉर्म द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। तो एक पॉइंट आप ये लिखिएगा कि जो इंडिया का फेडरल डेमोक्रेसी का सिस्टम है, वी कैन सपोर्ट एंड वी कैन प्रमोट एंड दैट इज द लीडिंग टू द विद रिस्पेक्ट टू द चाइना। हमें लीड दे रहा है चाइना के कंपेरिजन में, ऐसा ये राइटर बोल रहे हैं। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, इंडिया नीड टू इमीडिएटली हॉल्ट ऑल द वेपन सेल टू द म्यांमार मिलिट्री। कहीं कि ये जो हम सेल कर रहे हैं वेपन्स, वो मिलिट्री अपने ही लोगों के खिलाफ कर रही है, और लोग अगर उनके खिलाफ जो मिलिट्री अगर वेपन्स यूज हो रहा है, अगर उन्हें ये लगता है कि इंडिया उसको सप्लाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के खिलाफ एक प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा, एंड दैट शुड बी नॉट इन टू द फेवर ऑफ इंडिया। ओके, अब यहां पे दिया हुआ है कि रीजन, सेंगाइंग रीजन, चीन रीजन एंड द राखिने स्टेट, ये आपको लोकेट करके देखना होगा कि म्यांमार में कहाँ पे है। ओके, इससे आपको ये क्लियरिटी आएगा कि क्वेश्चन प्रीलिम्स में ये पूछ सकते हैं कि कौन इंडिया के साथ टच करता है बॉर्डर और कौन नहीं करता है। मे बी ना वो तीनों का ऑप्शन दे देंगे और फिर नीचे पूछ लेंगे कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेट टचिंग बॉर्डर विद द इंडिया। तो यू शुड लोकेट ऑल दिस थिंग। फिर इन्होंने एक और सजेशन दिया है दैट इंडिया शुड रिमूव द फ्री मूवमेंट रेजिम, नॉट रिमूव, इट शुड बी अप्लाइड। जैसे एक कॉन्सेप्ट है फ्री रेजिम मूवमेंट, कहा गया, इसमें एक जगह कहीं है फ्री रेजिम मूवमेंट। ओके, इसमें कहीं ना कहीं है फ्री रेजिम मूवमेंट। फ्री रेजिम मूवमेंट का मतलब ये है कि इंडिया और जो म्यांमार का बॉर्डर है, वहां पे जो एथनिक पीपल बॉर्डर के 15 किलोमीटर इधर और 15 किलोमीटर इधर रहते थे, उनको बिना पासपोर्ट के, बिना किसी वीजा के एक दूसरे के एरिया में जाने का अधिकार था। लेकिन इसी जनवरी में, दिस ईयर इन 2024, जो होम मिनिस्ट्री ने एक नया नोटिफिकेशन ऑर्डर दिया है, उसमें ये बोला है कि इंडिया विल एंड दिस फ्री मूवमेंट रेजिम। मतलब कि हम उसको फेंसिंग कर देंगे और इधर के लोग उधर नहीं जा पाएंगे और उधर के लोग इधर नहीं जा पाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं ये इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में ऐसी जनजातियां रहती हैं, जैसे नागा हो गए, ये चिन एक कम्युनिटी है, ट्राइब है, जो अभी मणिपुर में सिविल वॉर चल रहा है बिटवीन द कुकी एंड मीटी। जो कुकी हैं उनके कुछ रिलेटिव उस पार रहते हैं, तो उनमें रिलेशन है, मैरिज रिलेशन, पर्सनल रिलेशन, कि उनके मामा उस तरफ रहते हैं और इनके चाचा इधर रहते हैं। आर यू गेटिंग ना? शादियां होती हैं बॉर्डर के इस तरफ। तो अगर फ्री मूवमेंट है तो देयर इज द सेटिस्फेक्शन, क्योंकि वहाँ की ट्राइब है वो जा सकती हैं। अगर आपने वो कर दिया तो पूरा उनका रिलेशन खत्म हो जाएगा, फिर उनके लिए वीजा लेना पड़ेगा, दैट विल बी कॉस्टली। जैसे कि इंडिया नेपाल का बॉर्डर क्या है, फ्लूइड है ना, ऐसा नहीं है कि वीजा लेना पड़ता है या कुछ भी। तो आप देखिएगा शादियाँ बॉर्डर के इस तरफ उस तरफ होती हैं, बहुत से रिलेशन मिलेंगे कि वो बोलेंगे कि मेरे चाचा के बेटे की शादी इस तरफ नेपाल में हुई है, भुटवल उटवल ये सब एरिया है ना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा बॉर्डर की इस तरफ, तो शादियाँ होती हैं। सेम इज विद द म्यांमार बॉर्डर, वहाँ पे जो नागा है और वहाँ पे इंटरनली भी विरोध चल रहा है। मणिपुर की जो कुकी है वो विरोध कर रहे हैं फ्री रेजी मूवमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए। जो होम मिनिस्ट्री है वो कह रहे हैं नहीं, फेंसिंग करेंगे। दोनों का अलग रीजन है, हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि ये 100% सही है, ये 100% गलत है। आपको जस्टिफाई करना होगा तो होम मिनिस्ट्री का आप जस्टिफाई ऐसे करेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, जो कई मिलिटेंट हैं, इंसर्जेंट हैं, वो क्रॉस बॉर्डर आके अटैक कर रहे हैं, वायलेंस फैला रहे हैं, ये आप जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके अगेंस्ट में लिखना है तो आप यू कैन राइट दैट कि इससे जो पर्सनल रिलेशन है, जो इंटरनली जो ट्राइब है वो इंडिया के विरोध में हो सकते हैं। दैट कुड बी द योर पॉइंट। तो आपको जस्टिफाई करना सीखना है, आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए कि यू कैन जस्टिफाई कि होम मिनिस्ट्री ने करा है तो हम तो उनके खिलाफ बोल नहीं सकते, क्योंकि हम तो
गवर्नमेंट के लिए ही तो काम करेगा एक ब्यूरोक्रेट्स। तो कहीं ना कहीं आपका ये नहीं जाना चाहिए कि जस्टिफिकेशन होना चाहिए, यू शुड हैव द बैलेंस आंसर, लेकिन ये भी लिखना चाहिए कि यू आर एथिकल पर्सन। तो दोनों बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्री मूवमेंट रेजिम है, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, दैट इज देओ। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर इंडिया का जो पॉलिसी है रिफ्यूजी को लेके, यहाँ पे ये नोट कीजिएगा कि इंडिया जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951, उसका मेंबर नहीं है, रेटिफाई नहीं किया है। यहाँ पे दिया है नॉट रेटिफाइड। रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? नॉट रेटिफाइड का क्या होता है? एनीवन? डू यू नो? देखिए, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है, पहले गवर्नमेंट जाके एग्री होती है कि मैं हमारा देश से एग्री करेगा, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में सारा पावर नहीं होता है। वहाँ का जो लेजिस्लेचर होता है, जैसे कि सांसद हो गया, वो उसको एक्सेप्ट करता है, वहाँ पे वोटिंग होती है, जब वो एक्सेप्ट करते हैं तब हम फाइनली उसमें शामिल होते हैं। तो रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि जो वहाँ का सांसद है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो एक्सेप्ट किया है कि नहीं। साइन तो जाके गवर्नमेंट करके आएंगे, प्राइम मिनिस्टर और द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, लेकिन बाद में रेटिफिकेशन होगा वो संसद में होगा। तो कई बार आप देखिएगा कि इंडिया है साइंड बट नॉट रेटिफाइड। तो नॉट रेटिफाइड का मतलब इंडिया हैज नॉट पास्ड इन इट्स पार्लियामेंट। इज इट क्लियर? तो इंडिया जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि मेंबर है कि नहीं, तो मेंबर नहीं है, रेटिफाइड भी नहीं किया है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टूडेज न्यूज आर्टिकल। यहाँ पे लास्ट में उन्होंने कंक्लूडिंग दिया है कि विश्व बंधु इंडिया को बनना है तो पहले बंधु के लिए ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, तभी हम जाके वो करेंगे। तो कंक्लूडिंग लाइन ऐसे हो सकता है। So here we will conclude our session. Tomorrow we will again start with the newspaper. Newspaper का हम ऐसे ही करेंगे, daily basis पे we will do and we will send you the this PDF notes. इसका notes भी है. Just you have to go and आधा घंटा बैठ के थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा आप लोग, ओके? और दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि एक तो आपको रिवाइज करना है, फिर इस पे भी हम डेली बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। आज नहीं दे रहा हूँ क्योंकि लाइट थोड़ा सा ऑलरेडी पॉलिटी में दिया हुआ है। तो कल से हमारा ऐसे चलेगा, एक करंट अफेयर्स का क्लास चलेगा और एक जीएस का क्लास चलेगा, एंड एक या तो हिस्ट्री एंड पॉलिटी चलेगा, फिर कुछ दिन बाद हम ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स को चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा गैप देके, लेकिन करंट अफेयर्स का डेली बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ आपको समझना है, घर जाके आधा घंटा करना है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स जो द हिंदू है वो आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एक ही पेपर में कई टॉपिक आपका कवर होता है। तो प्लीज बी सिंसियर अबाउट दिस, बी रिवाइज ऑलवेज। और एक दो दिन में हम इसका वीडियो भी अपलोड करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा प्रोसेसिंग लगेगी। तो आप जब भी कभी जैसे टाइम का यूज करना है, तो जैसे आप कभी खाना खा रहे हो या कभी ट्रैवल कर रहे हो तो सुनना कीजिए, क्योंकि आप क्लास में सुनेंगे, फिर दोबारा जब आप ट्रैवलिंग टाइम है उसका भी यूज हो जाएगा। तो वेस्ट ऑफ टाइम थोड़ा सा मिनिमाइज करना है। यूपीएससी का डिमांड यही है कि कोई निकालेगा, जस्ट यू नीड टू डू हार्ड वर्क एंड यूज द टाइम, डू नॉट वेस्ट द टाइम। मैक्सिमम टाइम यूज होना चाहिए कि कभी आप खाना भी खा रहे हैं तो यू शुड वॉच सम सीरियल दैट इज रेलिवेंट फॉर यूपीएससी। जैसे कि संविधान एक सीरीज आती है, प्रधानमंत्री सीरीज है, ये सब भारत की खोज एक सीरीज आई है, सबका सीरीज है, यू शुड वॉच। ओके, सो हियर वी विल कंक्लूड आवर सेशन। और कोई फीडबैक देना हो तो दे दीजिए कि वी कैन इम्प्रूव ऑन दिस एरिया। यू आर फ्री टू गिव योर फीडबैक, हम उस पर इम्प्रूव करेंगे कि आपका, जैसे दिस इज द न्यू फ्रॉम टीचिंग इन द गोरखपुर। जैसे अभी हमें दिल्ली में जो था, वहाँ का जो स्टूडेंट का लेवल होता था अलग होता था। जैसे वहाँ पे आप हिंदी नहीं बोल सकते, थोड़ा भी हिंदी बोलेंगे तो आ जाता था कि प्लीज़ नहीं समझ में आता आ रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के और साउथ के स्टूडेंट रहते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे है कि अब भी मैं ज़्यादा इंग्लिश करूँगा तो आ जाएगा। तो आइए मतलब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें इंग्लिश दिखाई जाए, और जहाँ हाँ, हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, उस पे हम उसी पे पोस्ट करेंगे। आप पीडीएफ पे पढ़िए और आप उसको प्रिंट आउट भी करा लीजिए। ये तो एक होगा, एक दो दिन में हम ये सिस्टम बनाने वाले हैं। आप अपना टेलीग्राम का नंबर एक बार ऑफिस में नोट डाउन कराइए। हाँ, आपने कराया है तो एक दो दिन में हम एक ग्रुप बना के वी विल स्टार्ट। देखिए, दिस इज़ द न्यू फॉर अस। हम चाहते हैं जो भी बच्चा हो, हम हार्ड वर्क करें, यहाँ से हार्ड वर्क हो, आपसे रिजल्ट आएगा, वही हमारा फेस वैल्यू बनाएगा। तो वी वांट टू डू हार्ड वर्क। कि आप कमज़ोर भी हैं तो डोंट वरी, जस्ट आस्क द डाउट्स एंड योर क्वायरीज, वी विल ट्राई टू मीन्स रिजॉल्व इट। अगर नहीं होगा तो हम किसी और एक्सपर्ट से करवाएंगे उस टॉपिक को, अगर हमें लगेगा कि, क्योंकि हमारे पास है 6-7 हैं और काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे हम लोग विजन में ही थे, सभी लोग हम लोग मित्र ही थे,
मतलब जो भी, तो हमने कहा कि यहाँ पे हम एक तरीके से चैरिटी इगैलिटेरियन वे में पढ़ाएंगे, कि यहाँ पे एक है कि अच्छा ऑप्शन दे और थोड़ा सा हार्ड वर्क करके एक हम यहाँ से भी रिजल्ट दें। ओके, दैट विल बी आवर फोकस एरिया। तो फीडबैक दीजिएगा, और दूसरी चीज़ ये कीजिएगा कि रेगुलर बेसिस पे क्लास कीजिएगा, कि एक टॉपिक चला जाएगा फिर वो 1.5 घंटा का दोबारा से क्लास करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा, उसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा बिल्ड होगा। अगर एक मिसिंग होगा तो आगे थोड़ा सा यू हैव टू थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा लाना होगा, एंड दैट्स विल बी ऑल। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, अगेन वी विल मीट टुमारो। ठीक है, थैंक यू। अब थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है, तो हम सोचते हैं कि 30 दिन 365 दिन क्लास लगा, हाँ? नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लासेस डेली ही लगे, क्योंकि थोड़ा सा हमारा